आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार। मूल अधिकार संबंधित यह हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तार से समझा जाना। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने निवारक निरोध कानून के बारे में जाना। यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर पर है हम लोग का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 या आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या बलात्श्रम पर रोक, यानी आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, किसी से बेगारी नहीं करवा सकते और किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। इसी आर्टिकल को आधार बनाकर 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त किया गया। 1976 में आपातकाल का समय था। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त किया था, इसी आर्टिकल का सहारा लेकर अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक काम से क्या मतलब है? खतरनाक काम मतलब कारखानों में, खानों में या अन्य जोखिम भरे कामों में आप 14 वर्ष से कम बच्चे को नहीं लगा सकते। उसके बाद है हमारा चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। यानी इसके अंतर्गत कुल कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि अपने इच्छा के अनुसार किसी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत में रहने वाले किसी नागरिक को कोई भी धर्म मानने की छूट है, उसके अनुसार व्यवहार करने की छूट है और किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, स्वामित्व, प्रशासन एवं संपत्ति अर्जन का अधिकार। स्थापना मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मान्यता के अनुसार धार्मिक संस्था बना सकता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मठ, गुरुद्वारा की स्थापना कर सकता है। जो भी मतलब जिस मान्यता को वो मानता हो, वह उसका प्रशासन कर सकता है, वह स्वामित्व उसका हो सकता है। और संपत्ति अर्जन से मतलब है कि धार्मिक संस्था के नाम पे चंदा वगैरह वसूल कर बिल्डिंग बनाना या कोई धार्मिक संस्था बनाना, आप ऐसा कर सकते हैं, इससे सरकार आपको रोक नहीं सकती। उसके बाद है अनुच्छेद 27। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित धन पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी धार्मिक कार्य के लिए अगर धन इकट्ठा करते हैं, जैसे चंदा के द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है। अभी करंट में भारत में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और चंदा लिया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विदेशों से भी चंदा आ रहा है, तो उस पैसे पे क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरह कहीं भी कोई धार्मिक कार्य या कोई धार्मिक स्थान के निर्माण के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उस पर किसी प्रकार का सरकार टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 सरकारी धन से चल रहे किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज या अन्य सरकारी संस्था जहां सरकार शिक्षा देती है, तो वहां भी कोई मजहब विशेष, कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28 कहता है। उसके बाद हम लोग के संविधान में प्रदत्त 5वां मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 और 30 का वर्णन है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। अब भारत में अल्पसंख्यक किसे माना गया है? भारत में जो बड़ी आबादी है वो हिंदुओं की है, लगभग 81%। उसके बाद जो अन्य धर्मों के लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक माना गया है। भारतीय संविधान के अनुसार
जो उसमें वर्णित है 6 धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक माना गया है। मुस्लिम को, ईसाई को, जैन को, सिख को, बौद्ध को और पारसी को। ये 6 जो धर्मावलंबी हैं इन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का, संस्कृति का और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। थोड़ा इसको डाटा को देख लेते हैं कि भारत में मुस्लिमों की कुल संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की कुल संख्या 17 करोड़ 20 लाख के आसपास है, यानी कुल आबादी का 14.2%। ईसाई की जनसंख्या कितनी है, तो कुल आबादी का 2.3%, यानी 2 करोड़ 78 लाख। जैनों की संख्या कितनी है, तो 0.4%, मतलब कुल आबादी का 0.4%, यानी टोटल संख्या में आएगा 44 लाख। सिख की संख्या कितनी है, तो सिख की संख्या कुल आबादी का 1.7%, 2011 के जनगणना के अनुसार। इसको अगर संख्या में बदलेंगे तो 2 करोड़ 8 लाख है। उसके बाद बौद्धों की संख्या कितनी है, कुल आबादी का 0.7%, इसको संख्या में बदलेंगे तो 84,42,972। और पारसी जो है भारत के कुल आबादी का 0.006% है, यानी 57,264। तो इस डाटा से हम समझते हैं कि अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है, 17 करोड़ 20 लाख। अल्पसंख्यकों में सबसे कम आबादी किसकी है, पारसी की, 57,264। और अभी तो मतलब ये माना जा रहा है कि पारसी की संख्या भारत में मात्र 34,000 बच गई है। अभी चूंकि नया जनगणना हुआ नहीं है, जनगणना जब होगा तो ये बात सामने आएगी। तो सबसे कम आबादी अल्पसंख्यकों में पारसी की है। आर्टिकल 29 हो गया। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार है। इसी के आधार पर ये जो 6 अल्पसंख्यक कास्ट हैं अपना शिक्षण संस्थान बनाते हैं। जैसे मदरसा का निर्माण होता है, ईसाई मिशनरी के अंतर्गत स्कूल का निर्माण करते हैं, जैन लोग अपना जैन विद्यालय बनाते हैं। तो ये 6 जो हमारा मतलब अल्पसंख्यक धर्म है भारत में, ये 6 पर ये लागू होता है कि वे अपने समाज के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। यह वही अधिकार है जो सभी मूल अधिकारों की रक्षक है, नागरिक अधिकारों की रक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के माध्यम से लागू किया जाता है। यह आर्टिकल 32 में वर्णित है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 तरह के संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। यह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को निश्चित स्थान और समय के अंदर न्यायालय में पेश करे। किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो इसके अंतर्गत अरेस्ट किए गए और आने जाने के अवधि को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है। और कोर्ट में पेश कर उसका मतलब वो दोषी है या निर्दोष है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं, ये पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। इसका अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। आदेश कौन दे रहा है, कोर्ट दे रहा है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है। तो इसके अंतर्गत है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब यह आदेश जारी किया जाता है। यानी मैंडेमस तभी जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। कोई जिले के डीएम साहब हों, कोई विभाग के सचिव महोदय हों, कोई एसपी साहब हों या कोई अधिकारी हो, जो उनको कर्तव्य दिया गया है, जो काम दिया गया है, वह उसे नहीं पूरा करते, यह कोर्ट में प्रमाणित हो जाता है, तब परमादेश या मैंडेमस रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसके बाद तीसरा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है प्रतिषेध लेख।
जिसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाता है, ये कोर्ट पर लागू होता है। जब कोई निचली कोर्ट है जो अपना अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर जाकर कोई फैसला सुनाता है, सभी कोर्ट का एक अधिकार लिमिट है कि मतलब जिला कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का क्या अधिकार है, या अन्य जो न्यायालय है उसको क्या अधिकार है। तो अगर कोई न्यायालय ऐसा है या कोई न्यायाधीश ऐसा है जो उसका अधिकार लिमिट दिया गया है, उससे बाहर जाकर कोई फैसला सुनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके विरुद्ध प्रतिषेध लेख या अंग्रेजी में कहें तो प्रोहिबिशन लागू करता है और उसे फैसला सुनाने से रोकता है। चौथा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उत्प्रेषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्टियोरी। इसके अंतर्गत लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालत में जो लंबित मुकदमे हैं उसके न्याय निर्णय के लिए आदेश जारी करता है, रीट जारी करता है कि इसे न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में या अपने से ऊंचे न्यायालय में आप भेजें। छठा और पांचवा और आखिरी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अधिकार परीक्षा लेख। जैसे नाम से ही है अधिकार परीक्षा, मतलब अधिकार पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से कोई काम किए। तो आइए देखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो। ये काफ़ी जारी होता है। तो को वारंटो के अंतर्गत जब कोई पदाधिकारी या व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, तो रोकने के लिए यह रीट जारी हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पदाधिकारी है जो उसका अधिकार लिमिट है। जैसे हमारे जिले के डीएम साहब, उनका जिले के अंतर्गत ही अपना अधिकार लिमिट है, लेकिन वह जिले से बाहर जाकर कोई निर्णय करते हैं या प्रमंडल स्तर पे करते हैं, या जो उनका मतलब निर्धारित काम है उसके बाहर जाकर कोई काम करते हैं, तो कोर्ट द्वारा अधिकार परीक्षा लेख यानी को वारंटो जारी किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संविधान द्वारा हमें 6 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं और ये 6 अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपना क्लास समाप्त करते हैं। मैं अभय कुमार सुमन फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।